दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के दिवंगत आईपीएस वाई पूरण कुमार के मामले में अब देखिए, जैसे ही लैपटॉप फॉरेंसिक लैब में गया वैसे ही पहले इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि जैसे ही फॉरेंसिक लैब में सब कुछ जाएगा, इस पूरे मामले में ऐसी कड़ियां खुलकर सामने आएंगी जो लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसका देंगी। अब देखिए, पहली कड़ी खुलकर निकलकर सामने आई है जो आज के इस वीडियो में बताऊंगा आपको। जिस बात की आशंका आईपीएस पूरण कुमार के चाहने वाले जता रहे थे वही हुआ, और इस केस में अब कई ऐसे लोगों से पूछताछ करने की तैयारी अब की जाएगी जो अब सबूत निकलकर सामने आया है। तो आईपीएस वाई पूरण कुमार के मामले में फॉरेंसिक लैब से जो उनके इलेक्ट्रॉनिक सबूत थे उससे क्या कुछ निकला है, किसको उन्होंने आखिरी बार कॉल किया था, और जो उन्होंने अपना नोट 8 पेज का टाइप किया था वो किस किस को भेजे थे, और इसका इम्पैक्ट अब कैसे पड़ने वाला है, आज के इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग सभी चाहते हैं कि आईपीएस वाई पूरण कुमार के मामले में खुलासे हों, तो अब खुलासे हो रहे हैं। 26 अक्टूबर को जिस तरह से शोक सभा रखी है उससे पहले ये बड़ा ब्रेक थ्रू इस मामले में बताया जा रहा है। तो आइए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि उनके लैपटॉप या फिर फोन से अब ऐसे कौन कौन से सबूत मिले हैं जो अब कई ऐसे बड़े नाम हैं जो पूछताछ के दायरे में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, दैनिक जागरण जो कि एक प्रतिष्ठित अखबार है उसमें आज एक आर्टिकल छपा हुआ है जिसमें कहीं ना कहीं साफ तौर से निकला है कि हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार ने इस मामले में यानी उनके केस में जो एसआईटी जांच कर रही थी वो अपनी रफ्तार बढ़ा चुकी है। इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूरण कुमार के लैपटॉप, मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क को सीएफएसएल यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा था। जांच में इस बात को कहीं ना कहीं देखा जा रहा निकल कर आया कि पूरण कुमार ने इतने बड़े कदम उठाने से पहले डीजीपी साहब को फोन किया था। फॉरेंसिक टीम ये जांच करेगी कि क्या अधिकारी ने उस कदम उठाने से पहले कोई नोट तैयार कर ईमेल किया था या फिर वो केवल अपने पास ही सेव और प्रिंट करके रख चुके थे। सूत्रों के मुताबिक जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उन्होंने अपना वो नोट लैपटॉप पर टाइप किया था जो बाद में प्रिंट लेकर कमरे में बरामद भी हुआ था। हालांकि चर्चा इस बात की भी थी कि उन्होंने ये नोट अपने उस कदम उठाने से पहले 2 लोगों को ईमेल के माध्यम से भेजा था। अब 2 लोग कौन हैं ये नहीं पता। अगर ये बात फॉरेंसिक जांच में साबित होती है तो यह मामला और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है, क्योंकि इससे यह तय होगा कि पूरण कुमार किससे संपर्क में थे और उन्होंने किन पर भरोसा जताया था। एसआईटी ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कोर्ट से अनुमति लेकर डिजिटल सबूत जो है वो इससे पहले जब्त किए थे। सीएफएसएल रिपोर्ट से यह भी साफ हो पाएगा कि नोट कब लिखा गया था और क्या उसमें किसी प्रकार का कोई एडिट या फिर डिलीट ऑपरेशन जैसा कुछ हुआ था। जांच को आगे बढ़ाने के लिए एसआईटी की एक टीम को हरियाणा के रोहतक भेजने की भी अब तैयारी की जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि वहां पर दर्ज एफआईआर और उससे जुड़े कुछ लोगों से चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में बयान दर्ज करवाए गए हैं। अब पूरण कुमार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को भी कॉल किया था, लेकिन दोनों की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। अभी फिलहाल यही जानकारी निकलकर सामने आई है। अब एसआईटी इस बात की जांच कर रही है कि क्या अधिकारी मानसिक या पेशेवर दबाव में थे, और दबाव में नहीं थे तो इतना बड़ा कदम उठाते कैसे। तो क्या इन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति या घटना या कुछ ऐसा था जो इतने बड़े कांड का जड़ बना। यानी कि अब अगर ये कहा जाए कि जांच के दायरे में रोहतक के एसपी रहे नरेंद्र बिजारनिया और शराब कारोबारी प्रवीण बंसल भी आ चुके हैं। एसआईटी दोनों को नोटिस जारी कर पूछताछ करने वाली है, दैनिक जागरण के हवाले से बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी अब तक केस से जुड़े कई अधिकारियों, गवाहों और निजी व्यक्तियों के बयान इस मामले में दर्ज कर चुकी है। हालांकि अब तक जांच में ऐसे कई बिंदु भी निकलकर सामने आए हैं जो पूरे घटनाक्रम की जड़ तक पहुंचने के लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं। एसआईटी की शुरुआती जांच में यह भी संभावना जताई जा रही है कि वाई पूरण कुमार के उस कदम उठाने के पीछे उनके गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर का दबाव एक बड़ा कारण हो सकता है। ये एफआईआर रोहतक में शराब कारोबारी प्रवीण बंसल की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि सुशील कुमार उससे हर महीने 2 से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत की लगातार मांग करता था और धमकियां भी दिया करता था। शिकायत में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि गनमैन ने उसे मानसिक और शारीरिक
दोनों तरह से प्रताड़ित किया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए रोहतक पुलिस ने सुशील कुमार को सबसे पहले गिरफ्तार किया था और तभी से यह बखेड़ा शुरू हुआ था। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ जब हुई तो सुशील ने वाई पूरण कुमार का नाम सामने लाया था, ऐसी बातें निकलकर सामने आई थी और यही वो बिंदु थी जो इस बड़े कांड के जांच के केंद्र की भूमिका में कहीं ना कहीं निभा रहा है या शामिल रहा है। उस वक्त रोहतक के एसपी रहे नरेंद्र बिजारनिया ने भी ये बयान दिया था कि सुशील कुमार ने शराब कारोबारी से हर महीने रिश्वत की मांग की थी और अब एसआईटी ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उस वक्त जो बयान या फिर एफआईआर दर्ज किया गया था उसकी कार्रवाई सिर्फ शिकायत के आधार पर की गई थी या फिर किसी उच्च स्तर के दबाव में की गई थी। एसआईटी के अधिकारी इस बात को मान रहे हैं कि नरेंद्र बिजारनिया और प्रवीण बंसल यानी वो शराब कारोबारी, इनके बयान मामले की सच्चाई उजागर करने में बहुत ही निर्णायक साबित हो सकते हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि एसआईटी ने इस केस में संबंधित सभी आधिकारिक दस्तावेज और रिपोर्टों की मांग सरकार से भी की थी, लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद अब तक कोई दस्तावेज टीम को नहीं मिला है। एसआईटी सूत्रों का यह भी कहना है कि बिना सरकारी रिकॉर्ड के जांच अधूरा जैसा है। टीम ये पता लगाना चाहती है कि क्या गनमैन सुशील के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ था वो किसी राजनीतिक या फिर प्रशासनिक दबाव में तो नहीं किया गया था। आईपीएस वाई पूरण कुमार के परिवार ने पहले दिन से ही इस बात का आरोप लगाया था कि रोहतक में दर्ज एफआईआर की पूरी तरह झूठी और मनगढ़ंत कहानी थी। परिवार इस बात को लगातार कह रहा था कि वाई पूरण कुमार को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि एसआईटी अब इस केस में सभी कड़ियों को जोड़ते हुए पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए हर पहलू पर, सोचिए, हर पहलू पर गहराई से जांच कर रही है। तभी ये खुलासे बड़े बड़े हो रहे हैं, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी की टीम ने तकनीकी सबूत, कॉल डिटेल्स और दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच भी बहुत ही तेजी से या रफ्तार से करनी शुरू कर दी है, क्योंकि अब इस केस ने बहुत ज्यादा, एक तरह से कहें, लोगों को हिला कर रखा है। और हर कोई, आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, अभी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखेंगे आप, हर कोई आईपीएस वाई पूरण कुमार को इंसाफ दिलाने की ही बात कर रहा है। सोचिए, अगर पूरण कुमार जी अगर गलत होते, उनको मैं इसलिए दावे के साथ तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन अभी जिस तरह से एक सिनेरियो, एक नैरेटिव पेश किया गया है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को परेशान कर रखा था, बहुत सारी बातें जो उनके खिलाफ बोली गई हैं, अगर इन सब चीज़ों को आप देखेंगे और किसी भी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर देखेंगे तो बहुत अलग अलग है। जो लोग उन्हें जानते थे या फिर जिस समाज से वो आते थे या फिर जो लोग भी इस खबर को ऐसे ही एक आम इंसान के हैसियत से देख रहे हैं, उन्हें भी ये बात पच नहीं रही है कि भाई कोई अपने आप को इतना बड़ा, मतलब इतनी बड़ी कुर्बानी कोई कैसे दे सकता है। जिंदा रहेगा तो ही उसके लिए सब कुछ है, मरने के बाद कुछ नहीं होता है। बहरहाल इस मामले में अब जो दो लोग जिन्हें उन्होंने कॉल किया था उसमें पुलिस के अधिकारी हैं, वो प्रवीण बंसल है जिसने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी। इन दोनों के बयान अब दर्ज किए जाएंगे। इन दोनों के बयान बहुत महत्वपूर्ण हैं, उससे कई कड़ियां खुलने की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल कल 24 तारीख है, परसों 25 है और उसके अगले दिन 26 तारीख का जिक्र एक बार मैं फिर से कर रहा हूं, क्योंकि 26 तारीख को इस पूरे मामले में उनकी शोक सभा रखी गई है और उसमें 15,000 हरियाणा से आईएएस और आईपीएस लोगों को बुलाया गया है। इसमें कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन दिखाने की भी कोशिश की जाएगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आईपीएस वाई पूरण कुमार को इंसाफ दिलाने के लिए हर जगह इस वक्त आवाज उठा रहे हैं और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, और होना भी यही चाहिए। अगर कौन गलत है कौन सही है, इस बात की जांच होनी चाहिए। जो गलत है उसको सजा भी मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई इस तरह की हरकतें दोबारा ना कर पाए। इस खबर पर अपनी राय रखिएगा दोस्तों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय।